27वीं तरमीम को काफ़ी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई है। हर एक का हक है एहतजाज करना। पहले बात की जाती थी 9 सूबों की। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुहाजिर सिंधियों से लड़ना शुरू कर दें, आपस में पठानों के साथ लड़ना शुरू कर दें। पीटीआई होल हार्टेडली उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ही थी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ काफ़ी अरसे बाद वो एक बार फिर मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब अरकान से मुलाकात की और अहम खिताब भी किया। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, जी बानी पीटीआई, तहरीक इंसाफ और केपी हुकूमत जो है वो उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि 2017 में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया और पीटीआई के दौर में सिर्फ तबाही और महंगाई आई और बदतहजीबी का कल्चर आम हुआ, गालम गलोच आम हुई और खारजा उमूर का जी दिवालिया निकल गया। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं और मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचाया गया। ये उनका कहना था और उन्होंने इस तरह से तनकीद की पीटीआई। लीगी सदर नवाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया कि मुल्क की तबाही का बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं है, इसको लाने वाले भी बराबर के मुजरिम है। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि फितना, फसाद, जलाओ घिराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है। नवाज शरीफ ने यह दावा किया कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबे शुरू किए। 1.5 साल में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर दिए गए। हमने अखलाकी, मौशी और मौशरती दिवालिये से बचाया। आज मेरिट का बोलबाला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। तरक्की में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज उनसे भी आगे निकल गए। और इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वाज़ेह किया कि हर दौर में कहा गया नवाज शरीफ का दौर ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ 40 साल में पहला लीडर है जो आज भी तारीख़ रकम कर रहा है। 40 साल से नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाले ख़ुद ख़त्म हो गए। दूसरी जानिब जी मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने में आ रही है। जमात इस्लामी ने 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से तहरीक शुरू कर दी है और आइंदा चंद दिनों में मुल्क भर में एहतजाजी जलसे होंगे, धरनों का भी ऐलान किया गया है। तो मुल्क की सूरत हाल अब इस तरह से कुछ होने वाली है सियासी तौर पर। मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आए हैं और उन्होंने 27वीं तरमीम की मंजूरी को जबरी और जाली करार देते हुए उसे मुस्तरद किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखना चाहती है। 27वीं तरमीम से ना तो दस्तूर में बेहतरी आएगी और ना ही अवामी मफाद का तकाजा पूरा हो पाएगा। इसी पर बात करने हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत 27वीं तरमीम को अपना बड़ा क्रेडिट करार दे रही है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं तरमीम की मंजूरी को जबर और जाली करार दिया है और इसे मुस्तरद भी कर दिया है। मौलाना का ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है? ये 26वीं और 27वीं तरमीम को काफ़ी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई है और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम में तो वोट भी दिया था, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मौलाना साहब के वोटों की ज़रूरत नहीं थी, उसके बग़ैर क्योंकि ख़वातीन की सीटें बढ़ गई थी तो मौलाना साहब के बग़ैर भी 2/3 अक्सरियत बन रही थी। तो इसलिए मौलाना साहब इस दफ़ा 4 उनके जो नुमाइंदे आते रहे असम्बली के अंदर, उन्होंने इसको अपोज़ किया, लेकिन उम्मी तौर पे 2/3 अक्सरियत ने इसको मंजूर किया। अब 26वीं और 27वीं तरमीम में बातें तो बहुत सी हो रही हैं, लेकिन ये जब कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने इसे पास किया है तो इसको आगे जो भी आप कह लें, लेकिन पार्लियामेंट की मंजूरी का मतलब ये है कि ये तरमीमें अब हो चुकी हैं और इन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अच्छा एजाज साहब, 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ जो है अब बदल दो निज़ाम तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है और वाज़ेह किया जा रहा है जी कि मुल्क भर में जलसे और धरने दिए जाएंगे। तो एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? को रोकने के लिए तो ये हुकूमत को मालूम होगा कि हुकूमत ने क्या अपनी हिकमत अमली बनानी है, लेकिन हर एक का हक है एहतजाज करना। जमात इस्लामी क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है। अगर सेनेट में उनका कोई नुमाइंदा है तो उसने वहाँ पर बात भी की होगी। ये चीज़ें धरनों से और एहतजाज से मामलात हल नहीं होते, ये बैठ कर बहस करनी चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए था कि जब वो 27वीं तरमीम ला रहे थे
और 26वीं तरमीम काफ़ी जल्दबाजी में तो नहीं हुई, लेकिन उस पर एक कमेटी बनी, बहुत सारी बहस हुई, आपस में जो इख्तिलाफात थे उनको दूर करने की कोशिश की गई। फिर मौलाना फजल रहमान साहब फोकल फिगर थे उन दिनों में, जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों ने उनसे रात के 2 बजे 3 बजे मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी, हुकूमत और दीगर जमातें, जमात इस्लामी सब जाते थे मौलाना साहब के पास। इस दफ़ा क्योंकि हुकूमत के पास अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2 तिहाई अक्सरियत थी, तो सेनेट में उन्होंने अलबत्ता 1-2 लोगों ने जाकर आउट ऑफ द वे वोट दिए हैं, लेकिन कौमी असम्बली में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जमात इस्लामी अगर एहतजाज करना चाहती है तो उनका हक़ है, एहतजाज करें। सिर्फ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। उसके अलावा जो भी बात करनी है जिस जमात ने भी उसकी इजाज़त से वो कर सकती है। बिल्कुल, सभी मौलाना साहब के पास जाया करते थे और मौलाना बाद में मेन्यू भी बताते थे कि क्या क्या खिलाया उन्होंने। एजाज साहब, सदर को देखें, आसिफ अली जरदारी को, तो उन्हें पहले ही मुद्दत के दौरान इस्तिस्ना तो हासिल है, मगर 27वीं तरमीम के अंदर सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है। ये ताहयात इस्तिस्ना देना क्यों ज़रूरी था? क्या मुहर्रिकात है? सदर का ओहदा हो या कोई और ओहदा हो, ये चीज़ें जो है इम्यूनिटी विद इन द टेन्योर, तो एक बात है कि भाई आप एक वक्त सदर हैं और सदर को आइन के अंदर इस्तिस्ना हासिल है कि सदर के ख़िलाफ़ उस दौरान जबकि वो सदर हैं कोई जो है वो केस नहीं हो सकता या उनके ख़िलाफ़ कोई नैब नहीं उनको पकड़ सकती या कोई और काम नहीं हो सकता। लेकिन इस्लाम के अंदर तो इम्यूनिटी की इजाज़त कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपके पास शूरा है, आपके पास अवाम है जिनसे आप वोट मांगने जाते हैं, तो फिर इस्लाम के अंदर जो है वो इम्यूनिटी की इजाज़त नहीं है। क्यों कि इस्लाम के अंदर तो हम प्रेसिडेंस देखते हैं, माजी में अगर जाएँ सहाबा इकराम का या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का देखें तो उन पे भी लोगों ने खड़े होकर जो कि सबसे ज़्यादा एक उस वक्त के खलीफा थे जिनका रोब जो था वो कैसर और कसरा में, यानी कि रोम से लेकर और ईरान तक जो है उनकी बादशाह थी, और इतनी बड़ी हुकूमत शायद आज तक दुनिया में किसी ने ना की हो। लेकिन जब वो भी खड़े होते थे तो उन पे लोग जो है सवाल करते थे कि आप बताएं कि जी आपका जो कपड़ा है, जो आपकी कमीज़ है, वो इतनी लंबी क्यों है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा खलीफा भी खड़ा होकर जवाब देता था कि अब्दुल्ला, अपने बेटे को कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर तुम बताओ कि मेरा कुर्ता लंबा क्यों है। तो वो कहता है कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा जो है अपने वालिद को दे दिया था, तो उन्होंने फिर इसको बनाया, क्योंकि हज़रत उमर का कद लंबा चौड़ा था और उनको ज़रा कपड़ा भी ज़्यादा लगता था, और उन्होंने बेटे के कपड़े को साथ मिलाया। तो मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि किसी को भी इम्यूनिटी देनी चाहिए। क्यों दी है ये इम्यूनिटी, ये मुझे नहीं मालूम। हुकूमत ने दी होगी, इस पर कोई इतराज़ हुआ या नहीं हुआ, ये भी हमें नहीं मालूम। लेकिन जो जहाँ तक इस्लाम की रूह है, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि ये इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, और सदर को ख़ुद भी नहीं चाहिए ताकि वो ये इस्तिस्ना ले। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि किसी को भी इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए। अच्छा एजाज साहब, नए सूबों के क़याम के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है सिंध में। नए सूबों के क़याम के हवाले से पीपल्स पार्टी हो और MKM पाकिस्तान जो है वो आमने सामने है, तो मुल्क में कब तक नए सूबे बन सकते हैं? नए सूबों की बात आज से नहीं हो रही, ये अयूब खान के ज़माने से मामला शुरू हुए, जब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गए, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद फिर मार्शल लॉ के दौरान भी इस पे बात होती रही कि सूबे जो हैं वो एथनिक बेसिस पे नहीं बनने चाहिए, यानी कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना मामला ज़्यादा देखने चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इन सूबों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पंजाब जैसे अटक से शुरू होता है और वो सादकाबाद के एंड तक ये जाता है और फिर आगे सिंध शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों छोटे छोटे, पहले बात की जाती थी 9 सूबों की कि पाकिस्तान के अंदर 9 होने चाहिए, इधर पंजाब के 3 होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबे होने चाहिए, तो 3 और 2 5 हो गए, सिंध के अंदर 2 होने चाहिए तो 7 हो गए, और 2 इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर 2 होने चाहिए। लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुहाजिर सिंधियों से लड़ना शुरू कर दें और पंजाबी पटवारियों से लड़ना शुरू कर दें, और हज़ारे वाले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में आपस में पठानों के साथ लड़ना शुरू कर दें, और बलोची और पठान
बलूचिस्तान में लड़ना शुरू कर दें। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे या डिवीजनल लेवल पर या फिर एक एक दो दो डिवीजन्स को मिलाकर एक एक सूबा बनना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अपने फंड्स इकट्ठे कर सकें, टैक्सेस इकट्ठे कर सकें, अपने इलाकों में तरक्की करा सकें और लोगों को मसले ना हो कि वो सादकाबाद से उठ के लाहौर जाएँ। फिर भी मुल्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात करना पड़ता है। एजाज साहब, हालिया ज़िमनी इलेक्शन को अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि जो वोट उन्हें मिले हैं, जो जीत मिली है, वो कारकर्दगी की बेस पर है। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून का ये दावा क्या करना बनता था, और अगर कर दिया है तो कितना दुरुस्त है? मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी जो बता रही है अपनी कि इस हालिया ज़िमनी इलेक्शन के अंदर उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई और उनको कामयाबी हासिल होनी थी। वो इसलिए कामयाबी हासिल होनी थी कि जो एक ऑपोजिशन की पार्टी थी उसने आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। यानी पीटीआई वालों को चाहिए था कि या तो वो पूरा इलेक्शन लड़ते जी, और या फिर वो बिल्कुल सारा बायकॉट करते। उन्होंने बीच में से 2 सीटों पर अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए, यानी लाहौर में मियां अजहर वाली सीट पर और उमर अयूब वाली सीट पे हरीपुर के अंदर। और फिर उसका नतीजा आपने देख लिया कि होल हार्टेडली उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। और फिर मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ही थी, यानी जहाँ 2 लोगों को टिकट नहीं मिले, एक आज़ाद खड़ा हो गया, एक नून लीग का खड़ा हो गया। अगर फ़र्ज़ करें वो जो जिसको टिकट दिया वो ना भी जीतता तो दूसरे ने फिर ऑटोमेटिकली मुस्लिम लीग में चले जाना था। तो इसको मैं समझता हूँ कि ये पहली गलती नहीं है, ये उन गलतियों का तसलसल है जो पीटीआई पंजाब असम्बली को जो पहली मरतबा उन्होंने तोड़ा था तब से लेकर। एजाज साहब, आप आधा तीतर आधा बिटेर की तो बात करें, तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में बॉयकॉट किया है। ये बॉयकॉट पीटीआई की सियासत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, या मुस्तकबिल की सियासत में तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हो सकता है? असम्बली से तो पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में वो किरदार अदा नहीं किया जो अपोजिशन को करना चाहिए था। और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो हम देख रहे हैं कि कमज़ोर होती जा रही है। जो पहले उन लोग बाहर निकलते थे अब वो नहीं निकल रहे हैं। अब उस पर बहुत सी आरा जो है वो ली जा सकती हैं कि भाई सख्ती है, दफ़ा 144 है, वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह का किरदार पीटीआई ने एज ऑपोजिशन अदा किया है उससे पीटीआई को भी नुकसान हुआ है। सिस्टम के अंदर भी मेरे ख़्याल में एक ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल माइनस नज़र आ रही है। और इन इलेक्शंस में भी ये ज़ाहिर हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो लोगों के अंदर एक जज्बा और जोश था उसमें कमी नज़र आ। सही, अवाम में भी जोश और जज्बा उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का।